नमस्कार, स्वागत है आपका दिन की 4 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर आपको बता दें कि ये जो पहली बड़ी खबर है वो सियासत से जुड़ी है। बता दें आपको कि ये पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी हुआ। दूसरी बड़ी खबर प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर से जुड़ी हुई है। तीसरी बड़ी खबर पटवारियों और कानूनगों के प्रदर्शन से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश भर में पटवारियों और कानूनगों ने मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 3 बड़ी खबरों के बारे में हमने आपको बताया। और चौथी बड़ी खबर जो है वो गुरुग्राम से है, जहां मानेसर के गांव खो में लोग पानी की किल्लत से परेशान है और पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। तो दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में हमने आपको बताया। पहली बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, शीतलहर का कहर जारी है। लगातार पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शीतलहर का कहर तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, पटवारियों का धरना प्रदर्शन अब निरंतर जारी है। परेशानी में जनता है और इसी को लेकर अब पटवारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चौथी बड़ी खबर पानी के लिए, क्योंकि पानी से संबंधित यह खबर है। यहां पर लोग 500 रुपए का टैंकर खरीदकर पानी पीने को मजबूर है। टैंकर की यह तस्वीर है चौथी बड़ी खबर में। आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में पानी नहीं आता और इसकी वजह से लोगों को पानी का टैंकर अपने निजी पैसों से मंगवाना पड़ता है और पानी खरीदकर पीने को लोग यहां मजबूर हैं। तो 4 बड़ी खबर के बारे में हमने आपको बताया। शीतकालीन सत्र का पहला दिन, शीतलहर का कहर, लगातार पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। और तीसरी खबर के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि पटवारियों का धरना प्रदर्शन। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पटवारी इतने ठंड में भी धरना प्रदर्शन पर अडिग है। चौथी बड़ी खबर पानी के लिए जद्दोजहद ग्रामीण यहां कर रही है। 1500 रुपए का टैंकर मंगवाकर पानी पीने को जनता मजबूर है। अब रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। विधानसभा क्षेत्र ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत कराने का आश्वासन दिया और सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन भी रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। सदन में हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य भाग सिंह छात्र के शोक पत्र पढ़ा है। साथ ही मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 17 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया है। इसके अलावा सदन में सिक्किम में हुए सड़क हादसे के दौरान 16 जवानों की मौत हो गई थी और 16 जवानों की हुई इस दुखद और असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया गया है। वहीं परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं भी प्रकट की है। तो सीएम में आज शोक प्रस्ताव पड़ा है। ये हम आपको सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मनोहर लाल शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए नजर आए। हालांकि आज तमाम वहां पर जो सांसद मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, ये पहली बार ही होगा कि शीतकालीन सत्र के दौरान इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया गया है, ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल, जब भी आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले दिन तो एक शोक प्रस्ताव और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना जो है व्यक्त की गई है। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में ये पहली बार ऐसे हुआ है जहां
जहां पर इस अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिग्बंधु राज्यपाल विधायकों और शहीद जवानों को भी नमन किया गया। और जो भी एक खास बात देखते हुए मिली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कविता पढ़ करके सुनाई और उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सपुत्रों को भी नमन किया और साहिबजादों की वीर जोरावर सिंह व फतेह सिंह की शहादत को भी उन्होंने नमन किया और साथ ही उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियां भी पढ़कर सुनाई और उन्होंने ये कहा, सुरभि की गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये एक बहुत बड़ी मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुत बड़ा ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल स्वर्णजीत, अमूमन अगर सदन की कार्यवाही होती है तो वहां पर शोर शराबा या फिर पहले दिन ही सदन को चलने नहीं दिया जाता, तमाम तरह का विरोध देखा जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई और मतलब कहीं ना कहीं सदन में बहुत ही ज्यादा शांति थी, लोग जो है बातों को लेकर कहीं ना कहीं अपना हित भी पेश कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? बिल्कुल सुरभि, देखिए आज जैसा कि पिछले बीते वर्ष भी प्रधानमंत्री ने इस दिन को 26 दिसंबर को साहिबजादों को समर्पित किया था और उन्होंने ये कहा था कि बाल वीर दिवस के नाम से ये दिन को मनाया जाए। उसे भी आज सदन में उसका भी कहीं ना कहीं छटा जो है वो देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि आज 26 दिसंबर जो है वो का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज वीरों को नमन करने का दिन है। और उन्होंने कहा कि हम विधानसभा सत्र में उन वीर बाल शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों में से 2 ने तो पहले भी धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी थी। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जब दीवार में चिनवाया गया था तो दीवार के एक दूसरे छोर से दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए ललकार लगाई। मतलब आज सुरभि एक तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला जो बात है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और जिसकी तारीख जो है आज सामने बैठे हुए मैं ये कहूंगा कि उनके ऑपोजिशन के लोग भी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अन्य नेतागण हो अलग अलग पार्टियों से, उन्होंने भी मुख्यमंत्री की तारीफ के कसीदे पढ़े। बिल्कुल स्वरंजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो हम ये आपको सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं। सदन का आज पहला दिन था, शीतकालीन सत्र का पहला दिन, और इस दिन सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और तमाम वहां पर जो सदन में लोग मौजूद थे उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा है। तो अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में कपा देने वाली ठंड और शीतलहर की चपेट में है। बता दें कि शीत का कहर लगातार रात से ही जारी है। सुबह धूप नहीं निकलने की वजह से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद शहर की सड़कों पर अपेक्षा से बहुत ही ज्यादा कम लोग दिखाई दिए और देर रात तक लोगों से भरे रहने वाले क्षेत्र दिन में ही खाली नजर आए। लगातार घना कोहरा से तापमान में काफी गिरावट भी देखने को मिली है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है और इसको लेकर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा की सड़कों की, जहां पर सुबह से ही कोहरा पसरा हुआ है और ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पे अंबाला से हमारे संवाददाता नरेश सैनी जुड़ गए। नरेश, लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जो दिसंबर का महीना होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंड भरा होता है, अब तो धुंध भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। नरेश जी बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में लगातार पिछले 5-6 दिन से लगातार जो कोहरा पड़ रहा है उसके कारण कहीं जो तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है और कल जो अंबाला के कह सकते हैं सबसे ठंडा दिन था और यहाँ का तापमान 3 डिग्री रहा और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है उन्होंने पहली तारीख से 15 तारीख तक जो स्कूलों की छुट्टियां करने का भी आदेश जारी कर दिए हैं
कह सकते हैं कि स्कूली बच्चों को हालांकि कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि ठंड में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चों ने सुबह सुबह स्कूल में जाना होता है और इसके साथ ही जो सड़क हादसे हैं उनमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो ठंड है और बढ़ने का इसमें आसार नजर आ रहे हैं, जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो किसान है क्योंकि फसल है उसको इससे फायदा मिलता है और जो गेहूं का पैदावार है वो ज्यादा रहती है, इतनी ज्यादा बढ़ती। और हालांकि जो वाहन चालक हैं उनको इसके कारण काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से जो हर इंसान को कहा जा रहा है कि वो अगर उन्होंने सफर करना है तो वो सावधानी पूर्वक करें और जो इसके कह सकते हैं कि जो नियम है उनकी पालना करते हुए जो है सफर करें, बिल्कुल हादसों से बचा जा सके और दूसरों की भी सुरक्षा हो सके। मतलब एहतियात खुद कहीं ना कहीं एहतियात को लेकर लोगों को खुद जागरूक रहना होगा। नरेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा इस खबर पर, और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड राजेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राजेश, अंबाला की सड़कों का बुरा हाल है, अंबाला में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्या फरीदाबाद में कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल सुरभि, देखिए फरीदाबाद की अगर बात करें तो हालांकि पूरे उत्तर भारत को शीतलहर है और कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो चला है। लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर सर्दी से बचने के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कोहरे ने यहाँ पर बुरा हाल मचा रखा है। लगातार प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है कि लोग कोहरे के समय सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को 8-9 बजे के बाद में ना निकलें। अगर निकलें तो एहतियात बरतें। 4 व्हीलर चालकों को, 3 व्हीलर चालकों को प्रशासन ने समझाना शुरू कर दिया है कि रिफ्लेक्टर गाड़ी पर लगवाया जाए, जिससे कि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर फरीदाबाद में जो ठंड के चलते जो रैन बसेरे हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बड़ी देरी कर दी थी उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जहां जहां रैन बसेरों में कंबलों की दिक्कत है या फिर वहां पे बात करें हम वहां पे साफ सफाई की दिक्कत थी, तो वहां पे उनको जो ये रैन बसेरे हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह तैयार कर दिया गया है, जिससे कि जो ट्रेनों से आने वाले लोग हैं जो होटलों में नहीं रह सकते वो कम से कम इन ठंड में इन जगह का सहारा लेकर अपनी जान को सुरक्षित रख सकें। सुरभि, बिल्कुल संजय, मतलब प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है, तैयारियां पूरी है, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। संजय, ऐसे में क्योंकि सड़क दुर्घटना की खबरें जो है वो बहुत ही ज्यादा सामने आती है, सड़क दुर्घटना का इस मौसम में बुरा हाल हो जाता है, तो सड़कों पर क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि दिन के समय में ही लोगों को अपने जो गाड़ियों की लाइट्स को जला के सड़कों पर चलना पड़ रहा है, तो सड़क में ऐसी क्या व्यवस्था की गई है ताकि सड़क दुर्घटना से लोग बच सकें? बिल्कुल सुरभि, देखिए यहाँ पर बात तो तमाम एहतियात बरतने की थी कि जिस तरीके से डिवाइडर होते हैं वहां पर लगातार सफेद पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रोड पे जो रिफ्लेक्टर हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट में रोड लाइटें हैं, उनको दुरुस्त किया जाता है। इस तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे कहीं ना कहीं प्रशासन के जब फुस नजर आते हैं, जब देखा जाता है कि फला एरिया में एक्सीडेंट हो गया और वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, तो कहीं ना कहीं कोहरे में खाद जैसा ये काम करती है। जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, ऊपर से लाइट नहीं है, तो लगातार लोग कोहरे के कारण दुर्घटना का शिकार होते हैं, गाड़ियों का नुकसान होता है। और प्रशासन जो है एडवाइजरी तो जारी करता है, लेकिन उन पर अमल करने की जब बात आती है तो पूरी तरह अमल नहीं हो पाता, जिससे दुर्घटनाएं लगातार कम होने का नाम नहीं लेती। जी बिल्कुल, संजय जी बने रहेगा हमारे साथ। नरेश के पास इधर चलते हैं। नरेश, सड़क दुर्घटना को लेकर बात कर ले, क्योंकि ठंड तो कम होने से रही, तो ऐसे में प्रशासन ने ताकि सड़कों पर ज्यादा दुर्घटना ना हो और एहतियात को देखते हुए क्या तैयारी की है? कोहरे दिन में ही देखा जा रहा है, दोपहर में भी जो रोड है उस पर सिर्फ कोहरा पसरा हुआ है, तो ऐसे में क्या तैयारियां की है प्रशासन ने? जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला जो है वो गृह मंत्री अनिल विज का गृह क्षेत्र है और इसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन अलर्ट भी रहता है और लोगों को समझाया भी जाता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को समझाया जा रहा है कि वो जो इसके वाहन के चलाने के जो नियम है उनके गाइडलाइन को फॉलो करें, और साथ ही जब वो धुंध में चल रहे हैं तो जो सड़क के नजदीक जो स्क्वेयर पट्टी बनाई जाती है उसके अनुसार ही जो है सफर करें, और साथ ही दूसरे वाहन से उचित दूरी भी बनाए रखें ताकि दुर्घटना
न हो, और साथ ही साथ जो वाहनों की गति है वो भी कम रखें, क्योंकि अचानक ही जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम होती है और आगे वाहन क्या है ये नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं लोगों को भी कहीं ये सीखने की जरूरत है और लोगों को जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो हादसों से इंसान बच सकता है। और कहीं ना कहीं जो सड़कों में गड्ढे होते हैं उनके कारण भी कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं, क्योंकि धुंध के कारण वो गड्ढे नजर नहीं आते। हालांकि अंबाला की सड़कें दुरुस्त हैं और यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं कि जो अंबाला प्रशासन है वो काफी सतर्क है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अनिल विज के जो सख्ती करने के जो आपने उसमें जो सुर्खियों में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अफसरों के ऊपर भी ये लागू होता है और कहीं ना कहीं जो वो गाइडलाइन को फॉलो खुद भी करते हैं और लोगों को भी समय समय पर इसकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम चलाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कामयाब भी होते हैं। और हालांकि हादसे फिर भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर ही हादसों से बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। संजय जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका भी शुक्रिया। तो अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में लघु सचिवालय के पास पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने पे ग्रेड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 3 दिवसीय धरना दिया है। उनका कहना है कि सरकार जल्द उनकी मांग को माने, नहीं तो 28 दिसंबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला लेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि धरना अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले पे ग्रेड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 1 सप्ताह तक काली पट्टियां बांधकर काम किया गया था। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला प्रधान ने कहा है कि उनकी एक ही मांग है कि उनकी पे ग्रेड में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आज काम का बहिष्कार 3 दिनों तक किया जा रहा है, जबकि साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग एक ही है, पे ग्रेड। राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारा 3 दिन का धरना है, 26, 27, 28 दिसंबर तक का करिए बहिष्कार है और हमारी एक ही मांग है, पे ग्रेड बढ़े। और हमारी मांगे पूरी होती है तो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर यह धरना अनिश्चितकाल के लिए भी हमारी पटवारी को 10 लाइन पे 25,500 रुपये मिलती है, जो MPSW जो हमारी कम योग्यता के हैं उनसे बहुत कम है, लगभग 35,400 रुपये उनकी बाकी है। ये हमारा धरना प्रदर्शन राज्य कार्यकारिणी ने राजस्व मंत्री ने हमारे से वादा किया था कि भी मैं आपका पे ग्रेड साल भर के अंदर बढ़वा दूंगा। उस पे ग्रेड को बढ़वाने के लिए राज्य कार्यकारिणी ने पिछले 1 महीने से सरकार को चेताने के लिए पहले तो हमने काली पट्टी बांधकर काम किया 1 हफ्ते तक, लेकिन सरकार ने इसको कोई भी निर्णय नहीं लिया अब तक। इसलिए राज्य कार्यकारिणी ने फैसला कराया कि 3 दिन तक हम सांकेतिक पूरा दिन भर हड़ताल पर रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता दीपक मुट्रेजा जुड़ गए हैं। दीपक, ये पे ग्रेड को लेकर धरना है, 3 दिवसीय धरना कहा जा रहा है, क्या मांगे हैं? और क्योंकि पे ग्रेड में बढ़ोतरी की लेकर मांग को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, ताजा अपडेट बताएं धरना को लेकर। बिल्कुल फिर आपको बता दूं कि पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर के कर्मचारी पटवारी जो कर्मचारी है लगातार राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है। आज भी हड़ताल पर हो, लगातार 3 दिन तक ये हड़ताल नीति रहेगी। उनका कहना है कि उनकी मांगों को लेकर उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उसी प्रकार से वो धरने पर रहेंगे। उससे पहले भी उन्होंने काली पट्टी लगा करके अपना एक प्रदर्शन किया था, साथ ही कहा था कि उनकी मांगे जो है जल्द से जल्द सरकार पूरी करे। इससे पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण आज उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी और काम जो है बंद कर दी, जिससे आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग काफी बड़ा विभाग है, बहुत सारे लोगों को प्रतिदिन काम बनते हैं। तो आज काम बंद होने के कारण काफी लोग परेशान भी हैं। लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी जो कि पटवारी है उनका कहना है कि उनकी पे ग्रेड जो है उसे बढ़ाया जाए और जो अन्य कर्मचारी हैं जो कि अन्य महकमों के हैं उनका पे ग्रेड उनसे ज्यादा है, जबकि काम उनका ज्यादा है, उनके मुताबिक
उनका कहना है कि उनके बराबर जब तक वेतनमान नहीं हो जाएगा तब तक वो यूं ही हड़ताल करेंगे। बिल्कुल दीपक, प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि राजस्व मंत्री के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है। क्या कुछ करना है, मतलब इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि आश्वासन के बाद मांगों को नहीं मानना और आने वाले समय में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी अब दी जा रही है। बिल्कुल सूर्य, आपको बता दूं कि कर्मचारियों का कहना था जिससे पहले राजस्व मंत्री और साथ ही जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे उन्हें मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन दिलवाया गया था कि जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको हड़ताल जो है वो अब जारी रखनी पड़ेगी। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो 3 दिन के बाद एक बैठक भी करेंगे। अगर उनकी वहां कोई बैठक में कोई भी जो है नहीं निकला तो हल नहीं निकला तो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल रहेगी। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में मानेसर के गांव खो में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। खो गांव के लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर किराए पर लगभग 1500 रुपए में मंगवाना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि बार बार मानेसर नगर निगम के अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों की मांग की उनकी परेशानी का समाधान किया जाए, ये उनकी मांग है। जो पानी वो खरीदकर पीने के लिए मजबूर है उसे उन्हें मुफ्त में मुहैया कराया जाए। तो गुरुग्राम के खो गांव की ये बात सामने आ रही है। वहां पर रहने वाले लोग ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को टैंकर मंगवाना पड़ता है। टैंकर की जो कीमत है वो 1500 रुपए है और 1500 रुपए में लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। देखिए भाई साहब, यहाँ जमीन में एक्चुअली बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो भी पानी आता है, जितना भी आता है, सारा बाहर से आता है। जिसको 1 टैंकर चाहिए, 2 टैंकर चाहिए, 4 टैंकर चाहिए, 6 टैंकर चाहिए, सारा पानी बाहर से आता है। लगभग 1000-1200 रुपए का 1 टैंकर आता है। जिसका जितना पानी लगता है सारा बाहर से आता है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ। पानी पीने को भी नहीं है। पानी आवाज भी खारा आ रहा है। पानी में मिट्टी भी आती है कई बार, जिससे जगह तगह गुजारा कर रहे हैं। बाहर से ऐसे ही नौबत रही 1-2 साल में यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम है पानी की। मुझे यहाँ से सुबह में मुझे स्कूल भी जाना होता है। मुझे पानी की वजह से लेट भी हो जाती हूँ। मैं वहाँ से लेके आती हूँ पानी 2 बाल्टी, कभी हस्बैंड लाते हैं, कभी मैं लाती हूँ। तो पानी की इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो दिन की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।